लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। और आज की क्लास में हम हमारा डिविडेंड वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिविडेंड स्टार्ट किया था, तो आई जस्ट क्विकली रिवाइज जो भी हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ा था। ज़्यादा नहीं पढ़ा था, कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ी थी हमने डिविडेंड के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं उसको अपन डिविडेंड बोलते हैं। राइट, सो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। अब मैम हम कौन सा, ये तो मैं आज फिर से बताऊंगी आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी चाहे तो डिक्लेयर करे, कंपनी चाहे तो डिक्लेयर ना करे, लेकिन अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तब देना ही पड़ेगा, अब बैकआउट नहीं कर सकते। राइट, आविक लिव विद दिस, इतना सबको समझ में आया? हाँ मैडम, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड और एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड। एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है आपका फाइनल डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में डिफरेंस क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में ये डिफरेंस होता है कि देखो, फाइनल डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ एजीएम में डिक्लेयर होता है और फाइनल डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पर इंटरिम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर करते हैं इन बिटवीन टू एजीएम। एजीएम को छोड़ के कभी और डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो किसके पास पावर है डिक्लेयर करने की? बोर्ड के पास पावर है। और अगर एजीएम में डिक्लेयर होगा तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास वो पावर है। आवे क्लियर विद दिस? तो ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस फाइनल और इंटरिम डिविडेंड के बीच का। और मैंने आपको बताया था फाइनल डिविडेंड सिर्फ एजीएम में डिक्लेयर होता है जो शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर तभी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया है। माय डियर, याद करो मैंने आपको बताया था, अगर बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, अगर बोर्ड ने डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया है तो शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। राइट, सो ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि डिविडेंड डिक्लेयर तभी कर सकते हैं शेयर होल्डर्स अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया है तो। सो फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। बोर्ड रिकमेंड करता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं एजीएम में। सो एजीएम के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके डिविडेंड रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को और फिर शेयर होल्डर्स एजीएम में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो दैट इज फाइनल डिविडेंड। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड यानी कि जो दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर होता है एंड दैट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आविक क्लियर विद दिस? तो इतना अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था जो हमने फटाफट से रिवाइज करवा लिया। अब आज हम हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं डिविडेंड का, विच इज 123। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट में इस चैप्टर के लिए आपका सेपरेट एक चैप्टर है। कंपनीज एक्ट में आपका एक सेपरेट चैप्टर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो कवर करता है सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127 से। 5 सेक्शन है इसमें, 123, 24, 25, 26, 27, और इसके रिस्पेक्ट में रूल्स है। तो जल्दी से आ जाइए सेक्शन 123 में। सेक्शन 123 के पहले ना मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दूंगी सेक्शन 51 का। सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट बेसिकली ये बताता है कि डिविडेंड हम किस बेसिस पे देंगे। तो डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे दिया जाता है कि अगर आपका 10 रुपए पेड अप है, आपका एक शेयर 10 रुपए का पेड अप है, तो उस पर अपन कितना डिविडेंड देंगे? 2% डिविडेंड देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिविडेंड हम किस पे देते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल पे, क्योंकि जितने लोग शेयर खरीदे हैं जो शेयर होल्डर हैं उनको अपन डिविडेंड देते हैं ना, लेकिन हम उनको किस अमाउंट पे देते हैं? उनके पेड अप अमाउंट पे देते हैं। किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? उनके पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनका अगर अनपेड शेयर्स है तो हम अनपेड शेयर्स में डिविडेंड नहीं देते हैं, पहले आप तो शेयर का पैसा दो उसके बाद ना हम आपको डिविडेंड देंगे। अगर आपका शेयर का पैसा ही पेड नहीं है, अनपेड शेयर्स हैं आपके, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो हम थोड़ी उस पर डिविडेंड देंगे। तो सेक्शन 51 ना शेयर कैपिटल चैप्टर का पार्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि आप डिविडेंड दे सकते हो और इन प्रोपोर्शन ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल। आप अपनी पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन पे आप डिविडेंड दे सकते हैं इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल। यानी अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो वो आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट a company may, if authorized by article, pay dividend in proportion of paid up share capital। इतनी सी बात है कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 51 में, कि अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन है तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। और कैसे डिविडेंड देगी? इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल।
पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे कंपनी डिविडेंड देगी। समझ में आया? अब देखो यहाँ SS3 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू SS3 डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बाय द बोर्ड मीटिंग। ये तो अपन को पता ही है कि फाइनल डिविडेंड बोर्ड रिकमेंड करता है, और बोर्ड रिकमेंड करता है तभी शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करता है, बिना बोर्ड के रिकमेंड किए शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। एज पर सेक्शन 43 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन, लिस्टेड एंटिटीज आर मैंडेटेड टू डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज द डिविडेंड पर शेयर बेसिस ओनली। और आपको पता है सेबी LODR, अब देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनको ना सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं। जब लिस्टेड कंपनी होती है ना, जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप सेबी के दायरे के अंदर आ जाते हो। जैसे नॉर्मली सारी कंपनीज MCA के दायरे के अंदर आती है, मतलब MCA हमें रेगुलेट करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और जब आप लिस्टेड हो जाते हैं ना, तो आप सेबी के परव्यू के अंदर भी आ जाते हैं, तो सेबी आपको एडमिनिस्टर करता है। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए ना सेबी रूल्स बनाता है, सॉरी रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, तो आपको वो सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं। तो सेबी के रेगुलेशन में दिया हुआ है लिस्टेड कंपनीज के लिए कि लिस्टेड कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी तो वो पर शेयर बेसिस पे ही कर सकती है। पर शेयर बेसिस यानी कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड देंगे, एक शेयर पे हम 2 रुपए डिविडेंड देंगे, एक शेयर पे हम 5 रुपए डिविडेंड देंगे। तो जो लिस्टेड कंपनीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पर शेयर के ही बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये सेबी LODR रेगुलेशन में दिया हुआ है कि सेबी LODR रेगुलेशन सेज दैट listed entities are mandated to declare and disclose dividend on per share basis only। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम, ये तो बेसिक था। फाइनली अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 123। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता है। आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना। सेक्शन 123 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 123 सोर्सेज ऑफ डिविडेंड की बात करता है, जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है, कौन से पैसे से कर सकती है, सोर्स क्या होगा, सोर्स मतलब कौन सा पैसा यूज करके हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। याद करो कल मैंने आपको थियोरी में समझाया था, बुक से नहीं पढ़ा था हमने, पर थियोरी में मैंने आपको समझाया था कि कौन सा पैसा यूज करके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कल मैंने आपको समझाया था, याद करो, बताया था मैंने, करंट ईयर प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, और अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए, या दोनों यूज कर सकते हैं, थोड़ा करंट ईयर प्रॉफिट थोड़ा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। या फिर अगर गवर्नमेंट ने हमें कोई सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसा दिया है डिविडेंड देने के लिए, तो उस पैसे से भी अपन डिविडेंड दे सकते हैं। याद करो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, बुक से रीड नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको समझाया था ये वाली बात कि कौन से पैसे यूज करके आप डिविडेंड दे सकते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, कौन सा पैसा, सोर्स क्या होगा डिविडेंड का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड। यस, कौन सा पैसा यूज करके आप डिविडेंड दे सकते हैं। वेरी गुड अंशिका, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। यस, वेरी गुड। यस, तो यहाँ पर आ जाओ, यही चीज दिया हुआ है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 123 का पहला सबसेक्शन। सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि द डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी आउट ऑफ मतलब जो डिविडेंड कंपनी देगी वो कौन से पैसे से देगी, कहाँ से निकाल के देगी, कौन सा प्रॉफिट यूज करेगी, कौन सा पैसा यूज करेगी डिविडेंड देने के लिए। प्रॉफिट देते हैं ना हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कौन सा प्रॉफिट भाई, कौन से प्रॉफिट से हम डिविडेंड देंगे। तो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कंपनी कैन डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट, पॉइंट नंबर 1 प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर मतलब करंट ईयर प्रॉफिट, हम इस साल का प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब अगर इस साल कोई डेप्रिसिएशन है, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग डेप्रिसिएशन का मतलब जानते होंगे, जब भी आपके टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या है, आप लोग असेट की वैल्यू कम कर देते हो, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, आपका लॉस है, सॉरी डेप्रिसिएशन लॉस है ना एक प्रकार का, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो भाई उसको प्रॉफिट से ही तो सेट ऑफ करोगे ना, प्रॉफिट तो कम होता है ना लॉस से। तो माय डियर डेप्रिसिएशन को कहाँ डालते हो आप, पीएनएल के डेबिट में डालते हो ना। तो माय डियर मान के चलो कि करंट ईयर में आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर में आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, जिसमें से 50 लाख जो है, 50 लाख जो है आपका, वो है आपका डेप्रिसिएशन, या फिर 1 करोड़ ले लेते हैं, 1 करोड़ आपका है डेप्रिसिएशन। तो आप पूरा 100 लाख दे सकते हो क्या डिविडेंड? नहीं, पहले आप उस
प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे, तो 100 करोड़ प्रॉफिट में से 1 करोड़ डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद जो बचेगा 99 करोड़, उसको आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो। क्या बोला मैडम, फिर से बोलो ना, फिर से बोलो ना, बोल देते हैं, फिर से सुन लो ना प्लीज, सुन लो ना। मैंने ये बोला कि आपका करंट ईयर प्रॉफिट मतलब इस साल जो प्रॉफिट हुआ उससे आप डिविडेंड दे सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ अपन फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर अपन फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर, एकदम समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका करंट ईयर है, ये आपका करंट ईयर है, पूरा साल खत्म हो गया 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 ये आपका पूरा एक साल का पीरियड है। अब ये साल आपका खत्म हो गया, अब आप फिर 6 महीने के अंदर इस साल की बैलेंस शीट बनाओगे, पीएनएल बनाओगे, देखोगे कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर में। पूरा साल खत्म होने के बाद हम लोग उस साल की बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये पूरा साल खत्म हो गया, तो अब हमने उसकी बैलेंस शीट बनाई, पीएनएल अकाउंट बनाई, अब हमें पता चल गया हाँ इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। अब 6 महीने में आप क्या करेंगे, एजीएम करेंगे। 6 महीने बाद आप क्या करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब एजीएम में जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो आप इस पूरे साल के प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। हाँ, इस पूरे साल में जब एजीएम में आप जब इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, कौन से साल का, अब 24-25 का, 2024-2025 इस वाले साल का जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो क्या आप उस साल के करंट ईयर प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। हाँ, मान के चलो इस पूरे साल में हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। इस पूरे साल में हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट। इससे आप डिविडेंड तो दे सकते हो, लेकिन इसमें पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। अब मान के चलो इस पूरे साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 करोड़, 1 करोड़ डेप्रिसिएशन जानते हो ना, जो असेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अपन ने 100 करोड़ में से पहले अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, और 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा 99 करोड़, आप उसको एज अ डिविडेंड दे सकते हो शेयर होल्डर को। पूरा मैम पूरा 99 करोड़ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है, जितना बांटना है बांटो, लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करने के बाद जो बचा कुछ प्रॉफिट है उसको आप चाहो तो आधा बांटो, पूरा बांटो, जितना बांटना है बांटो, ठीक है। इसको हम एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, आंसर इज यस। पूरा 100 करोड़ कर सकते हैं, नहीं, पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, उसके बाद जो बचेगा उसको आप एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आया, हाँ मैडम समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आओ जल्दी से, पॉइंट नंबर 1, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर यानी करंट ईयर, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया, हाँ मैडम। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, पुराने पुराने सालों के प्रॉफिट की बात कर रहा है। अब बोल रहा है आपको आप डिविडेंड दे सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पुराने सालों का प्रॉफिट बोल रहा है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड एट after providing for depreciation and and remaining, sorry, depreciation and remaining अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो प्रीवियस सालों के प्रॉफिट हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जो पुराने सालों के प्रॉफिट आपके पास पड़े हुए हैं, पुराने सालों के प्रॉफिट आपके पास पीएनएल अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने उसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब अभी तक एज अ डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, पीएनएल अकाउंट में बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में, तो क्या आप वो पुराने सालों के प्रॉफिट को भी एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आंसर इज यस, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अगर आपके पास पहले का, मतलब ये समझ लो ये हमारा गुल्लक है, ये हमारा गुल्लक है, ये हमारा गुल्लक है, मान के चलो, ठीक है, वेरी सुंदर, ये हमारा पिगी बैंक है, ये कंपनी का पिगी बैंक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट जानते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भाई साहब सुनो ना मेरी बात, याद है ऐसे बैलेंस शीट बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी की तो वर्टिकल बनती थी, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे मान के चलो ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में यहाँ पर आप कैपिटल लिखते हो, यस, पीएनएल अकाउंट लिखते हो, जनरल रिजर्व लिखते हो, यस, और लाइबिलिटीज लिखते हो यहाँ पर, और यहाँ पर सारी एसेट्स लिखते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, ये है आपका सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। अभी तक जो आपके पीएनएल अकाउंट में पुराने सालों के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, और कई बार आप पुराने सालों के प्रॉफिट जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं, फ्री रिजर्व में। तो ध्यान दो यहाँ पर, मान के चलो ये आपका
P&L अकाउंट है, इसमें पुराने सालों के अभी तक 500 करोड़ का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का प्रॉफिट पड़ा हुआ है इसमें, पड़ा हुआ 500 करोड़ का प्रॉफिट है हमारे पुराने सालों के प्रॉफिट जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मैम क्या इससे भी अपन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या इसको भी हम एज अ डिविडेंड दे सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन 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 पहले आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होगा, यानी अगर करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो भी आपको माइनस करना होगा, और अगर प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन था जो आपने चार्ज नहीं किया था तो वो भी आपको सेट ऑफ करना होगा। यानी कि अगर आप पुराने सालों के प्रॉफिट आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको जो पहले के डेप्रिसिएशन है जो अभी तक आपने चार्ज नहीं किया था, पहले की जो डेप्रिसिएशन है जो अभी तक आपने सेट ऑफ नहीं किया था वो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा, करंट ईयर भी डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक क्लियर विद दिस? हाँ मैडम समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आ जाओ, आप क्या पुराने सालों के प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो सच अ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, पुराने सालों के प्रॉफिट जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे उससे भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आउट ऑफ 1 and 2 बोथ, बोथ यानी कि थोड़ा करंट ईयर प्रॉफिट यूज कर लिया, थोड़ा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट यूज कर लिया। यस ये हो गया। और एक चीज, हाँ, इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन है या नोशनल गेन है या गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है तो उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, यानी कि इंक्लूड नहीं करोगे। आप प्रॉफिट में अनरियलाइज्ड गेन इंक्लूड नहीं करते हो। अनरियलाइज यानी कि जो प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं हुआ है, आपको लग रहा है प्रॉफिट होगा बट आपने अभी तक वो एसेट बेची नहीं है, आपको आपने प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आप इंक्लूड नहीं करोगे। अनरियलाइज गेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था, अब वो शेयर 120 रुपए का हो गया है, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन वो शेयर अभी तक मैंने बेचा नहीं है, तो वो प्रॉफिट मेरा रियलाइज नहीं हुआ है, वो अनरियलाइज गेन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अनरियलाइज गेन को आप इंक्लूड नहीं करोगे। नोशनल गेन मतलब नाम का गेन, जो एक्चुअल में गेन नहीं है, बस नाम का नोशनल गेन, या फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट यानी कि याद करो जब आप क्लास ट्वेल्थ में आप लोग ने जब अकाउंटिंग सीखी होगी तो आप लोग ने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी किया होगा, याद है? अपन रिवैल्यूएशन करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। तो अगर असेट एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से, यस वेरी गुड कार्तिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यस याद है आपको? मतलब तो जब आप क्लास 12th में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, असेट लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते थे, तो कई बार ऐसा होता था ना, असेट की वैल्यू बढ़ जाती थी या कम हो जाती थी, तो उससे भी कई बार ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाता था। जैसे मान के चलो हमारे पास एक जमीन है, हमारे पास एक जमीन है, वो हमने एक 1 करोड़ की खरीदी थी, अब उस जमीन की वैल्यू बढ़ के 1.5 करोड़ हो गई, लेकिन वो जमीन अभी तक अपन ने बेची नहीं है, वो जमीन अभी तक अपन ने बेची नहीं है, वो जमीन की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ हो गई, तो अपन ने जमीन को रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन करके जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ ना वो अपन ने बुक कर लिया, बुक नहीं किया सॉरी, वो जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ ना उसको अपन ने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा दिया कि रिवैल्यूएशन में 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या वो एक्चुअल में पैसा आया है क्या आपके पास? नहीं ना, वो तो एक अनरियलाइज्ड गेन हुआ ना। तो अगर आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लाइबिलिटीज से कोई प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और लाइबिलिटी से कोई प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे डिविडेंड देने के लिए। डिविडेंड देने के लिए आप अनरियलाइज गेन को इंक्लूड नहीं करोगे, नोशनल गेन को इंक्लूड नहीं करोगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट को इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। तो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आप कौन कौन से पैसे से डिविडेंड दे सकते हैं। मैम करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, बट दोनों में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद, या दोनों से भी दे सकते हैं, आधा करंट ईयर प्रॉफिट से आधा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से। अब एक और लास्ट पॉइंट बच गया है, कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट ना आपको गारंटी देती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे ताकि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओ। तो अगर गवर्नमेंट आपको पैसे देती है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो उस पैसे से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द मनी। कौन से पैसे से डिक्लेयर करोगे, यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट देती है, कई बार ना गवर्नमेंट कंपनी रहती है ना तो गवर्नमेंट गारंटी दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में मेजर शेयर होल्डर तो गवर्नमेंट ही होती है ना। तो कई बार ना गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट ना गारंटी दे देती है कि हम आपको इतना गारंटी करते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर गवर्नमेंट गारंटी देती है और उस गारंटी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देती है, तो उस पैसे से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर बोल दिया है यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन पर्सन ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। क्यों दिया उसने पैसा गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी। तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी और उसके वजह से गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया, तो उस पैसे से भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। आर वी क्लियर विद दिस? जल्दी से बताओ ये अच्छे समझ में आया कि नहीं, सेक्शन 123 सब सेक्शन 1? यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी, यस ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग ने, अंशिका ने, आप लोग ने डिपॉजिट वाला चैप्टर अटेंड किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता देती हूँ। डिपॉजिट जो होता है ना वो कंपनी की उधारी होती है। डिपॉजिट क्या होता है, उधारी होती है। मैम डिपॉजिट क्या होता है, उधारी होती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो डिपॉजिट आप लोगों को मैंने बताया, डिपॉजिट क्या होता है, उधार होता है। डिपॉजिट वाला चैप्टर अगर आप अटेंड नहीं भी किए हो तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, बैकअप देख लेना। हाँ, डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट क्या होता है ना, जब कंपनी कोई उधारी लेती है ना पब्लिक से, जब कंपनी पब्लिक से या शेयर होल्डर से उधार लेती है, उधार, डेट, बोरोइंग, तो उसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। तो मान के चलो कंपनी ने पब्लिक से कोई उधारी ली है, कंपनी ने पब्लिक से कोई उधारी ली है, बोरोइंग्स ली है, और उसको रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसा वापस नहीं दिया। वो मांग रहे हैं, डिपॉजिट पैसा मांग रहे हैं, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा दे, और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, उनसे उधार लेके उनका पैसा वापस नहीं किया, उनसे उधार ले लिया पर उनका पैसा वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब यहाँ कंपनी गरीब बन गई कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास वापस करने के लिए, हम कैसे वापस करें। और इधर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड देने के लिए बहुत पैसा है आपके पास। इधर आप बोल रहे हो आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटोगे, प्रॉफिट बांटोगे, डिविडेंड दोगे। गजब नाइंसाफी है कि नहीं है ना नाइंसाफी। इधर आप उधार लेके पैसा वापस नहीं कर रहे हो और अपने ओनर्स को डिविडेंड दे रहे हो। इट्स लाइक कि भाई बाहर का उधार चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं और इधर आप BMW में घूम रहे हो, ये कोई बात थोड़ी हुई। तो एक बात सीधी सी जान लो आप, अगर कंपनी ने, अगर कंपनी में डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है या डिपॉजिट के इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, देखो जब हम उधारी लेते हैं ना तो हमें ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो कंपनी ने डिपॉजिट लिया और उसके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया या फिर डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। हम आपको बोलेंगे, अगर कंपनी बोलेगी ना मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो हम बोलेंगे जा पहले डिपॉजिट का पैसा वापस करके आ, फिर अगर कुछ बचेगा ना तो डिविडेंड देना। ठीक है, जा पहले डिपॉजिट का पैसा वापस करके आ, जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट तूने नहीं दिया ना वो दे के आ पहले। तो एक बात समझ लो, प्रिटी लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, कि अगर कोई कंपनी उधार के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, पहले अपनी उधारी चुका के आओ। यस, उधर मैं लोगों का पैसा खा रखी हूँ, इधर मैं आईफोन खरीद रही हूँ, ये कोई बात थोड़ी हुई। पहले लोगों का पैसा वापस करो ना, आईफोन तो बाद में खरीद लेना। तो वही वाली बात हो गई। ये कहाँ पर दिया हुआ है, SS3 में दिया हुआ है कि अ कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अगर आप डिपॉजिट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं या डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। टिल सच टाइम डिपॉजिट एक्सेप्टेड हैज बीन रीपेड विद इंटरेस्ट। जब तक आप पूरा डिपॉजिट का और उसके इंटरेस्ट का पैसा वापस नहीं कर देते तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही ना और प्रोविजंस है, जैसे डिपॉजिट उधार होता है ना वैसे ही डिबेंचर्स भी उधार होता है। आपने डिबेंचर्स इशू करके उधारी ले रखी है लोगों से बहुत सारी, आपने डिबेंचर्स इशू करके लोगों से बहुत सारी उधारी ले रखी है, ठीक है।
और आप उसको रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिए तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे? गवर्नमेंट आपको बोलेगी इधर इधर, एक घुमा के कान के नीचे मारेगी, बोलेगी जा पहले उधार का पैसा वापस कर क्या, फिर डिविडेंड बांटना, बड़े आए डिविडेंड देंगे। सो कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इफ अ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या उसका इंटरेस्ट या क्रिएशन ऑफ डीआरआर अकाउंट। क्रिएशन ऑफ डीआरआर क्या है? जब भी अपन डिबेंचर इशू करते हैं ना तो अपन को एक रिजर्व अकाउंट बनाना रहता है जिसको अपन बोलते हैं डीआरआर। अगर आपने डिबेंचर वाला चैप्टर नहीं देखा होगा तो बैकअप देख लेना, ठीक है। सो अगर कंपनी ने डिबेंचर के पेमेंट में या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है तो आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर आपने डीआरआर क्रिएट करने में डिफॉल्ट कर दिया तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। दूसरा, आपने बैंक का लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया, भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल, ये भी उधारी होता है। आपने बैंक से उधारी लेके रखी थी, आपने बैंक से, विजय माल्या की कंपनी, यस यूनाइटेड ब्रेवरीज, मान के चलो उसने बैंक से उधार लिया था, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बैंक से उधार लिया था, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बैंक से उधारी लेकर के रखे हैं, यस विजय माल्या कंपनी एसबीआई से, और पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, बैंक का पैसा डिफॉल्ट कर दिया, रीपे नहीं किया, और इधर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटोगे, बहुत पीटेंगे। तो यहाँ पर बोल दिया आपको कि अगर आपने बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन रीपे करने में डिफॉल्ट किया है या उसका इंटरेस्ट रीपे करने में डिफॉल्ट किया है, अब आप डिविडेंड नहीं दे सकते। सेम उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स रीपे करने में डिफॉल्ट किया है, हम लोग शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स रीपे करने में डिफॉल्ट करते हैं या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने में डिफॉल्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने पुराने डिविडेंड के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है तो फिर से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। मान के चलो आपने पहले भी डिविडेंड डिक्लेयर किया था इक्विटी का, लेकिन आपने पे नहीं कर पाए, पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या अब आप फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं ना, पहले पुराना वाला डिविडेंड तो दो। इट्स लाइक कि पहले आपने वादा किया, पिछले साल आपने वादा किया कि आप हर एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड दोगे, ठीक है, 5 रुपए का डिविडेंड दोगे, मान के चलो 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, तो कंपनी ने प्रॉमिस किया हम 5 लाख रुपए डिविडेंड देंगे, और पहले वादा किया लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया, तो अब आप क्या फिर से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? नहीं ना, लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जाओ पहले जो पुराना वादा किए थे ना वो वाला देके आओ। तो अगर आपने प्रीवियस डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो फर्दर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई है कि अगर आप इनमें से किसी भी पैसे का रीपेमेंट का डिफॉल्ट करते हो तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। पहला, अगर आप डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप डिबेंचर या उसका इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप लोन या उसका इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स पे करने में रीपे करने में डिफॉल्ट करते हैं, या आप पुराना डिविडेंड जो डिक्लेयर किया हुआ था उसको पे करने में डिफॉल्ट करते हैं, तो अब आप फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। समझी गए गोपी बहू? यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अच्छे से समझे गए? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? समझी गई? यस। सी अब देखो दूसरा पॉइंट, बहुत छपरी है ये पॉइंट, बहुत छपरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? रिजर्व्स आप जानते हो ना, जनरल रिजर्व, याद करो आप लोग ने ना क्लास 12th में अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, क्लास 12th में ना अकाउंटिंग में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है ना, नेट प्रॉफिट जिसको अपन पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद है क्या? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो जैसे आप पहले मान के चलो आपकी सेल्स होती है, सेल्स में से आप कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है, यस यस, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो सब चीज़, तो आपका आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करते हो तो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वैसे ये काम का नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको याद दिला रही थी कि याद आ रहा है कि नहीं आपको, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि याद करो आप लोग क्लास 12th में ना प्रॉफिट निकालते थे ना, अकाउंट्स में निकाले होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब उसमें से ना आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो उसको एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, और नहीं करना है तो आप चाहें तो उसको एज अ उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो, राइट।
और अगर आप रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो भी आप उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। और आप चाहो तो थोड़ा अमाउंट ट्रांसफर रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, थोड़ा अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो मान के चलो कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, 100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया। अब इसमें से कंपनी चाह रही है चलो एक काम करते हैं, इसमें से ना हम 60 करोड़ रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं और 40 करोड़ हम डिविडेंड दे देते हैं। कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हम मान के चलो कंपनी चाह रही है पूरा 100 करोड़ डिविडेंड दे देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पूरा 100 करोड़ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब नहीं आना, ऑप्शन है यहाँ पर, आप चाहो तो रिजर्व को ट्रांसफर करो, आप चाहो तो मत करो, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप कंपनी में और इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो आप सेव करके रख लो, रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, गुल्लक बना के रख दो, पिगी बैंक बना के, राइट। और अगर आपको लगता है कि अभी नियर फ्यूचर में और कंपनी में पैसों की जरूरत नहीं है तो बांट दो पूरा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड। सो रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी नहीं है, जस्ट लाइक डिविडेंड डिक्लेयर करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, उसी तरह पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर करना भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो डिविडेंड दे दो, आप चाहो तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, आप चाहो तो थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, थोड़ा सा डिविडेंड दे दो, आपकी मर्जी। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर ना आपको बोला है कि ऑप्शनल है, एक छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पर, बोला है ऑप्शनल है। आप चाहो तो आप रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप चाहो तो आप पूरा पैसा या थोड़ा पैसा आप चाहो तो रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी। मैम अगर कंपनी चाहे तो क्या पूरा 100 करोड़ रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है बिना डिविडेंड डिक्लेयर किए? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा 100 करोड़ आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं रहे हो, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, बात की गहराई को समझना, कि अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले अगर चाहे तो, मे मतलब ऑप्शनल, मे मतलब ऑप्शनल, अगर कंपनीज एक्ट में कहीं भी मे लिखा है मतलब ऑप्शनल है, और कंपनीज एक्ट में कहीं भी शैल लिखा है मतलब कंपलसरी है। तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर सच परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व। कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं चाहती है तो मत करो, आपकी मर्जी। बहुत छपरी सा पॉइंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे चांद सितारे स्टार मार्क जो बनाना है बना लो। नॉर्मली कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ना तो मैं पूरा ऐसे गोद देती हूँ, स्टार्स, मून्स, मून, मून नहीं बनाया यहाँ पर, ये रहा मून, हार्ट, स्माइली, सब बना दो और यहाँ लिख दो इम्पॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के आगे बना लो चांद सितारे मून हार्ट, जो बनाना है बना लो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो होता क्या है ना, मान के चलो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कुछ प्रॉफिट्स कमाए थे और ना वो अपन ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करके अपन ने क्या किया था पिछले सालों में, पूरे पिछले सालों में, ऑल द प्रीवियस ईयर्स में अपन ने प्रॉफिट्स कमाए थे, तो कुछ कुछ करके अपन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसको अपन बोलते हैं फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व या फिर बोलते हैं अपन उसको जनरल रिजर्व, ठीक है। देखो जनरल रिजर्व मतलब हमने जनरल पर्पस के लिए पिगी बैंक बनाई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई है। मान के चलो ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व यानी कि ये हमने रिजर्व तो बनाए हैं, हमने पैसे अलग से पिगी बैंक तो बनाई है, लेकिन इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये पिगी बैंक हमने सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए बनाई है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, वो सब ना स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व यानी कि आप बस पैसा रिजर्व करके रख रहे हो, आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करके कंपनी चाहे तो रिजर्व में भी कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो हर कंपनी के पास ना कुछ रिजर्व में पैसा रहता ही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास। तो मान के चलो आपके पास ना गुल्लक में पैसा भरा हुआ है, जनरल रिजर्व में आपके पास 100 करोड़ पड़े हुए हैं,
जनरल रिजर्व पुराने सालों के जो आपने प्रॉफिट्स कमाए थे उसको आपने थोड़ा थोड़ा करके जो भी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो एज ऑफ नाउ आपके पास जनरल रिजर्व में 100 करोड़ का बैलेंस है। मतलब एज ऑफ नाउ आपके पास जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 100 करोड़। अब मान के चलो करंट ईयर में या तो लॉस हो जाता है या तो लेस प्रॉफिट होता है। लेस प्रॉफिट मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? एग्जाम में लेस प्रॉफिट मत लिखना मेरे बच्चों। एग्जाम में लिखना क्या लिखना? एग्जाम में लिखना इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे एग्जाम में? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो अगर मान के चलो करंट ईयर में या तो लॉस हो जाता है या तो इतना कम प्रॉफिट होता है कि हम उससे पूरा डिविडेंड दे ही नहीं पाएंगे, यानी कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब जरूरत से कम है, जरूरत से कम है। मैम हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, मैम करंट ईयर में लॉस हो गया, करंट इस साल ना प्रॉफिट नहीं हुआ मैडम, या हुआ भी ना तो इतना कम हुआ कि वो कम पड़ रहा है डिविडेंड देने के लिए, तो मैम कैसे करें? हमारे पास ना पुराने सालों का जो प्रॉफिट था ना वो हमने रिजर्व में डाल के रख दिया था। तो क्या हम उस जनरल रिजर्व से, क्या हम उस फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व होता है, क्या हम उस फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? कैन वी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अगर मान के चलो करंट ईयर में आपका लॉस हो गया या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया, इनएडिक्वेट मतलब जरूरत से बहुत कम प्रॉफिट है, कम पड़ रहा है, या तो करंट ईयर में लॉस हो गया या इनएडिक्वेसी प्रॉफिट हो गया, तो मैम जो पुराने सालों में हमने प्रॉफिट कमाए थे, वो जो अपन ने रिजर्व में ट्रांसफर किया था, वो रिजर्व क्या हम यूज कर सकते हैं? कौन सा रिजर्व? वो फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व। क्या वो फ्री रिजर्व हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए? कैन वी यूज दैट फ्री रिजर्व टू पे डिविडेंड? द आंसर इज यस। बट अगर आप अपने फ्री रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी होगी। कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप अपने फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी होंगी, और वो कंडीशन दी हुई है रूल 3 ऑफ डिविडेंड रूल्स में। जो आपकी डिविडेंड रूल्स है ना उसके रूल 3 में दी हुई है। रूल 3 मैं आपको दिखाती हूँ। बेयर एक्ट, देखो ये बेयर एक्ट है। रूल्स खोल लेते हैं। रूल्स, ये दिख गया रूल्स। डिविडेंड रूल्स कहाँ है? दिख रहा है क्या कहीं? डिविडेंड रूल्स, डिविडेंड रूल्स, डिविडेंड रूल्स, ये रहा चैप्टर नंबर 8। दिखा क्या? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। इसको ओपन करते हैं। बस 3 ही रूल्स हैं। रूल 1 तो कुछ नहीं होता है, बस नाम बताता है उसमें। रूल 2 डेफिनेशन, रूल 3 थर्ड वाला रूल देख रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। अब ये रूल खोल देते हैं हमें, और ये रूल देखो, ये रूल खुल गया। ये सारे रूल्स हैं। ये सारे 4 कंडीशन दी हुई हैं आपको, ये दिख रहा है 1 2 3 4, 4 कंडीशन दी हुई हैं कि अगर आप डिविडेंड रिजर्व से देना चाहते हैं, रिजर्व, मार्क माय वर्ड, रिजर्व, अगर आप रिजर्व का पैसा यूज करके आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो उस केस में ये कुछ 4 कंडीशन है। ये चारों कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। 4 कंडीशन दी हुई है। अगर आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, एकदम ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगर आप करंट ईयर में लॉस हो गया या करंट ईयर में प्रॉफिट कम पड़ रहा है, करंट ईयर में या तो लॉस हो गया या तो इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हो गया, तो उस केस में अगर आप पुराने सालों के प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर हो चुके थे, अगर आप रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये 4 कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। मैम एक बात बताओ, अगर अपन प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो भी ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी होगी क्या? नहीं रे, नहीं नहीं। अगर आप प्रॉफिट से, पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। ये कंडीशन सिर्फ तभी फुलफिल करनी है अगर आप रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। क्या बोला मैडम? क्या बोला मैडम? अगर आप रिजर्व यूज करके डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, क्या यूज करके? रिजर्व। अगर आप फ्री रिजर्व यूज करते हैं, आप फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो ही ये चारों कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। अब ये चारों कंडीशन क्या है, मैं पहले आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये चारों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि भाई साहब, एक तो करंट ईयर में लॉस हो गया है, तो भी हम आपको बोल रहे हैं चलो ठीक है डिविडेंड दे सकते हो आप, और रिजर्व यूज करके दे रहे हो ना, जो पुराने सालों में आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया था, वो रिजर्व
आपने क्यों क्यों रखते हैं रिजर्व? कंपनी के ग्रोथ के लिए ना, कि कंपनी के ग्रोथ के लिए कभी पैसों की जरूरत पड़े तो हम वो रिजर्व को यूज कर लें। अब आप उस रिजर्व को यूज कर रहे हो डिविडेंड देने के लिए, तो एक 4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, जो रेट ऑफ डिविडेंड आप दोगे ना, वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे सकते हो? अगर आप रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो तो उस केस में पहला कंडीशन हो जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते, पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते। एग्जाम्पल करंट ईयर है आपका, करंट ईयर है लेट्स से 2024-25। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ना मैं, मान के चलो करंट ईयर है 2024-2025, तो पिछले 3 साल कौन से हो जाएंगे? 23-24, 22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर ना, समझ रहे हो ना? अगर करंट ईयर हमारा 24-25 है तो पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 21-22, 22-23, 23-24। ठीक है, अब मान के चलो कि पिछले 3 साल में हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया एट द रेट ऑफ 10%, 5% और 15%। तो तीनों का एवरेज कितना होगा? प्लस, तीनों को प्लस डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 10% आएगा, क्योंकि तीनों के बीच में इक्वल गैप है, 5, 10, 15। तो हमेशा अगर इक्वल गैप होता है ना तो मिडल वाला हमेशा आपका एवरेज आता है। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 10% प्लस 5% प्लस 15% डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 3 आपका आ जाएगा 10%। यानी कि आप डिविडेंड 10% से ज्यादा नहीं दे पाओगे रिजर्व से। रिजर्व से आप मैक्सिमम डिविडेंड 10% दे पाओगे, 10% ज्यादा नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल का एवरेज है, पिछले 3 साल का एवरेज है। समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया, हाँ मैडम समझ में आ गया। एवरेज निकालना आपको आता होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 साल का एवरेज निकालना है तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। जितने सालों का एवरेज निकालना होता है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 2 साल का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 3 साल का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 4 साल का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। एवरेज निकालना आता होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला कंडीशन कि अगर आप रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो सकता है? पिछले 3 साल का एवरेज रेट, पिछले 3 साल का एवरेज रेट, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैम ये कंडीशन क्या हम करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर करेंगे तो भी होगा? नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट पूरा देना है दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10%, 50%, जितना परसेंट देना है दो। लेकिन अगर आप रिजर्व से दे रहे हो ना तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरा दूसरा मैम मैम आप ना पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, यानी कि जो आपकी ऑक्स है, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व क्या होती है? आपकी ऑक्स। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व क्या होती है? बेसिकली अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो लाइबिलिटी साइड में कंपनी का खुद का पैसा होता है और उधार लिया हुआ पैसा होता है। तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है ये ओनर्स का पैसा है, ओनर्स का पैसा ना, कैपिटल। फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व भी कैपिटल का हिस्सा होता है, ओनर्स फंड का हिस्सा होता है। तो जो ओनर्स फंड होता है, याद करो क्लास 12th में पढ़े होगे, जो ओनर्स फंड होता है, ओनर्स शेयर होल्डर्स फंड जिसको अपन बोलते हैं, वो होता है बेसिकली कंपनी की नेटवर्थ, हिंदी में बोले तो कंपनी की औकात। उधार लिया हुआ पैसा इग्नोर करो, क्रेडिटर्स और बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज इग्नोर करो। जो कंपनी का खुद का पैसा है, जो शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का खुद का पैसा है बिजनेस में, उसको बोलते हैं कंपनी की औकात, यानी कि कंपनी का नेटवर्थ, जो कि क्या होता है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, ये आपकी होती है नेटवर्थ। तो अपनी औकात का मैक्सिमम 10% आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मैक्सिमम कितना? 10%, मैक्सिमम 10%। यानी कि पेड अप फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10% आप डिविडेंड दे सकते हो अगर आप रिजर्व से दे रहे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका पेड अप 100 करोड़ है, आपका फ्री रिजर्व 50 करोड़ है, तो उस केस में आप 150 करोड़ का 10% ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा? 15 करोड़। यानी कि उस केस में आप मैक्सिमम 15 करोड़ डिविडेंड दे सकते हैं। बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन समझ में आई कि आप अपने शेयर होल्डर्स फंड का, अपनी औकात का मैक्सिमम 10% आप डिविडेंड दे सकते हो अगर आप रिजर्व से दे रहे हो तो।
अगर करंट ईयर में लॉस है या करंट ईयर में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है और आप पुराने सालों के रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो तो आप पेड अप फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10% दे सकते हो। यस, कैप एम्प्लॉयड, यस कैप एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। आर वी क्लियर विद दिस? इतनी बात समझ में आई? हाँ मैडम समझ में आ गई। और तीसरी कंडीशन है, मैम क्या रिजर्व को पूरा खाली कर देंगे? पूरा खाली कर देंगे, इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या? मान के चलो आपके गुल्लक में, मान के चलो ये आपका रिजर्व है 50 करोड़ का, 50 करोड़ है आपके पास, ठीक है? ये आपका जनरल रिजर्व है। मान के चलो ये आपका जनरल रिजर्व है 50 करोड़ का। 50 करोड़ का क्या है? जनरल रिजर्व है। 50 करोड़ का क्या है? जनरल रिजर्व है। तो क्या आप पूरा जनरल रिजर्व खाली कर दोगे? पूरा जनरल रिजर्व खाली कर दोगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। कुछ तो बचाओगे ना यार। अगर आप करंट ईयर में लॉस हो गया, अब आपको अपने रिजर्व से पैसा निकाल के डिविडेंड देना है, तो क्या ये पूरा 50 करोड़ निकाल लोगे? नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। कंपनी को अगर फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो रोड पे आ जाएगी, कहां से लाएगी पैसा? कुछ तो बचना चाहिए ना, कुछ तो छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ दो। पूरा थोड़ी निकाल लोगे रिजर्व से। तो आपको बोल दिया कि ना, इतना कम से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना आप रिजर्व में, उसको छोड़ करके फिर जितना एक्स्ट्रा होगा निकाल लेना। समझ रहे हो बात को? जैसे मान के चलो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ना 100 चॉकलेट्स हैं। अब ना मम्मी ने बोला कि जा चॉकलेट्स बांट दे सारे बच्चों में, लेकिन मम्मी ने बोला कि अरे घर में भी तो कुछ बच्चे हैं, तो एक काम करना 10 चॉकलेट इसमें छोड़ देना, और 10 चॉकलेट छोड़ने के बाद जितना बचेगा वो निकाल लेना, एक्स्ट्रा निकालना, लेकिन 10 चॉकलेट इसमें छोड़ देना। मतलब मम्मी ने बोला इसमें कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जनरल रिजर्व है आपका। ठीक है, आप जनरल रिजर्व से दे सकते हो डिविडेंड, लेकिन पूरा उसको नील बटा सन्नाटा मत कर दो यार। कुछ छोड़ दो ना उसमें बैलेंस, कुछ बैलेंस छोड़ दो उसमें। उसको छोड़ के फिर जितना एक्स्ट्रा होगा निकाल लेना। कितना बैलेंस आपको छोड़ना पड़ता है जर्नलिज्म में? वो जो मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है ना जर्नलिज्म में, वो होता है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कितना होता है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यानी कि आपके कैपिटल का 15% छोड़ दो यार। आपके कैपिटल का 15% रिजर्व में छोड़ दो यार, उतना छोड़ दो, उसको मत निकालना। उसको छोड़ करके जितना एक्स्ट्रा होगा वो पूरा निकाल के आप दे सकते हो डिविडेंड। तो ये तीसरी कंडीशन है आपकी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि फ्री रिजर्व, वैसे तो आप पूरा निकाल सकते हो। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। मान के चलो पूरे फ्री रिजर्व में 50 करोड़ है, ठीक है? पूरे फ्री रिजर्व में कितना है? 50 करोड़। और मान के चलो अपना पेड अप कैपिटल है 100 करोड़। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना, बेसिक मैथ्स है। प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यस, इसमें गड़बड़ी मत करना और घबराना मत इससे। आपका पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और आपका फ्री रिजर्व है 50 करोड़। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, आपके फ्री रिजर्व में बैलेंस कितना बचना चाहिए? बैलेंस कितना बचना चाहिए? पेडअप का 15%, यानी कि 100 करोड़ का 15%, पेडअप शेयर कैपिटल का 15%, कितना हो जाएगा? 15 करोड़। 15 करोड़ फ्री रिजर्व में बचना चाहिए, तो 15 करोड़ माइनस करके जितना बचेगा वो आप डिविडेंड दे सकते हो। तो आप फॉर्मूला खुद ही बता दोगे मेरे को, फॉर्मूला क्या होगा? फ्री रिजर्व में से आपको क्या माइनस करना होगा? डिविडेंड कितना आप दे सकते हो? फ्री रिजर्व जितना भी है माइनस मिनिमम बैलेंस। तो फ्री रिजर्व कितना है? 50 करोड़। 50 करोड़ में माइनस करेंगे 15 करोड़, क्योंकि 15 करोड़ मिनिमम बैलेंस है। अब जो बचेगा कितना? 35 करोड़, उसको आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो। समझ में आया क्या? यानी कि आपका एक और फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हो? फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आप नहीं दे सकते। वैसे तो आप पूरा फ्री रिजर्व दे सकते हो 50 करोड़, लेकिन उसमें से आप 15% ऑफ पेड अप नहीं दे सकते। तो फ्री रिजर्व में से आपको माइनस करना होगा 15% ऑफ पेड अप, और उसके बाद जो बचेगा ना उसको आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो। जल्दी से बताओ ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई कि नहीं? और डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन, और वी कैन रीड इट फ्रॉम द बुक? जल्दी से बताओ तीनों कंडीशन समझ में आए कि नहीं? फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तीनों कंडीशन समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, एक बार फिर से बताओ। यस, CC everyone, okay, great.
ग्रेट 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 ग्रेट। अब ये तीनों कंडीशन को अपन बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, तीनों मैक्सिमम डिविडेंड की बात करता है, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हो, ऑफ कोर्स तीनों में से विच एवर इज लोअर। तो 3 कंडीशन है आपकी कि अगर आप रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो, तो पहली बात इस बात का ध्यान रखना कि मैक्सिमम किस रेट से डिविडेंड दे सकते हो, पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं दे सकते। दूसरा, यू कैन नॉट गिव डिविडेंड मोर देन 10% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व। आप पेड अप फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10% डिविडेंड दे सकते हो। और तीसरा, फ्री रिजर्व में मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब जल्दी से एक बार मटेरियल में आ जाओ, मटेरियल में आ जाओ एक बार जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 रीड विथ रूल 3। ये कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 के थर्ड प्रोविजो के साथ रीड विथ रूल 3। कंडीशन एक्चुअल में रूल 3 में दी हुई है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूल 3 मैंने आपको दिखाई दिया, रूल 3 में कंडीशन दी हुई है। और मैं आपको सेक्शन 123 का प्रोविजो भी दिखा देती हूँ, बेयर एक्ट का, ठीक है। ये है आपका बेयर एक्ट सेक्शन 123। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 पहले तो सोर्स बताता है कि कौन से सोर्स से आप डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद ना ये प्रोविजो है, जो प्रोविजो होता है ना प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का ना प्रोविजो लिखा हुआ है कि, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, छोटा होना भाई, हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये वाला प्रोवाइडेड दैट पढ़ो, और सेकेंड प्रोविजन, राइट, हाँ यस, ये वाला प्रोविजन पढ़ो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर owing to inadequacy or absence of profit in any financial year, any company proposes to declare dividend out of accumulated profit earned by it in the previous year and transfer to free reserve, such declaration of dividend shall not be made except in accordance with such rules as may be prescribed। तो यहाँ सेक्शन के सेकेंड प्रोविजन में, सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविजन में ना कंडीशन नहीं दी हुई है, बस इतना बोला है कि अगर आपका करंट ईयर में लॉस हो जाता है और आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड देना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है, अगर आपको रिजर्व से डिविडेंड देना है तो आपको रूल्स को कंप्लाई करना होगा, जो रूल्स में जो कंडीशन दी हुई है वो कंप्लाई करना होगा। तो सेक्शन में बस इतना ही दिया हुआ है कि जो कंडीशन रूल्स में हम देंगे वो आपको कंप्लाई करना होगा। कंडीशन यहाँ नहीं बताई है, फिर चारों कंडीशन ना रूल में बताई है इन्होंने। फिर उसके बाद रूल 3 अगर आप खोलोगे तो रूल 3 में इन लोगों ने ये चारों कंडीशन बताई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो ये छोटी सी बात है आपका, दैट इज वाई जो थर्ड प्रोविजो है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का थर्ड प्रोविजो रीड विथ रूल 3, ये बोलता है कि अगर दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो ये बोलता है कि अगर इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, या तो एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट है ही नहीं, या फिर इनएडिक्वेसी है, इनएडिक्वेसी मतलब जरूरत से कम है, तो एनी कंपनी में प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्नड इन प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व। आपने कोई पैसा पुराने सालों में कमाया है जो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उससे भी दे सकते हो, लेकिन 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली, रेट ऑफ डिविडेंड शेल नॉट एक्सीड, रेट ऑफ डिविडेंड शेल नॉट एक्सीड एवरेज रेट एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में आपने जिस रेट से डिविडेंड दिया है उस रेट से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते। द रेट ऑफ डिविडेंड शैल बी मैक्सिमम द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल आपने जिस रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मैक्सिमम उसी रेट से आप उसके एवरेज, उसका एवरेज इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मान के चलो पिछले तीन सालों में, करंट ईयर है मान के चलो आपका 24-25, करंट ईयर है आपका 24-25, और पिछले तीनों सालों में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं, 21-22 में भी नहीं किया, 22-23 में भी नहीं किया, 23-24 में भी नहीं किया, पिछले 3 सालों में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं, तो ये कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ेगी, फिर बस बाकी दोनों कंडीशन चेक करना। उस केस में मैक्सिमम रेट वाली कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई नहीं होगी अगर 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर तीनों में से एक भी साल में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे मान के चलो
21-22 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, 22-23 में 9% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और 23-24 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं, तो क्या तब भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी? ये कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि तीनों सालों में से एक साल तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, तो इसको अपन 0% ले लेंगे, और इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 0 + 9 + 0 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3% आपका हो जाएगा एवरेज। समझ में आया कि अगर पिछले तीनों सालों में से एक भी साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, तो आप एवरेज निकालोगे। लेकिन अगर तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, अगर तीनों ही सालों में 0 0 0, अगर तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये कंडीशन चेक ही नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डिविडेंड दे ही नहीं सकते, 0% दे सकते हैं। द आंसर इज नो। अगर आप पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए हो, तो आप मैक्सिमम रेट चेक ही नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, आप दे सकते हो, बाकी दोनों कंडीशन चेक करना कि मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, ये वाली कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर देखो क्या लिखा है बुक में, देखो कि दिस शैल नॉट अप्लाई, दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई, मतलब ये जो मैक्सिमम रेट वाली जो कंडीशन है, this condition shall not apply to a company which has not declared dividend in any of the 3 preceding financial year। ये कंडीशन उस कंपनी को अप्लाई नहीं होगी जिसने पिछले तीनों सालों में, इन ईच ऑफ द, एनी ऑफ द नहीं, ईच ऑफ द, ये कंडीशन सिर्फ उस कंपनी को अप्लाई नहीं होगी जिसने पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उस केस में आप ये वाली कंडीशन चेक नहीं करोगे। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया? सेकंड कंडीशन, the total amount of drawn for from such profit shall not exceed, मतलब मैक्सिमम आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप कितना जनरल रिजर्व का पैसा निकाल सकते हो टू पे डिविडेंड, मैक्सिमम यू कैन विड्रॉ 10% ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हो? 10% ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। आर वी क्लियर विद दिस? पेड अप और फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 10% आप डिविडेंड दे सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो औकात है, औकात कितनी है? पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, जो आपका खुद का पैसा है, शेयर होल्डर्स फंड, पेड अप फ्री रिजर्व, आपकी औकात का मैक्सिमम 10% आप रिजर्व से निकाल सकते हो डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। आर वी क्लियर विद दिस? थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ वाली पढ़ना, ठीक है? ये आपकी थर्ड कंडीशन है कि कुछ तो छोड़ दो यार, पूरा नील बटा सन्नाटा थोड़ी कर दोगे यार, कुछ तो छोड़ दो ना, कुछ पैसा तो छोड़ दो यार रिजर्व में। कितना छोड़ना है? पेड अप का 15% छोड़ दो, बाकी निकाल लो। तो जो रिजर्व का बैलेंस बचेगा ना, वो कम से कम पेड अप का 15% बचना चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए बैलेंस ऑफ द रिजर्व। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर आपको बोला है द बैलेंस ऑफ रिजर्व, जो बैलेंस बचेगा रिजर्व अकाउंट में, जो रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, जो आप पैसा निकालोगे डिविडेंड देने के लिए, उसको बोलते हैं विड्रॉल। सो द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप। समझ में आया क्या? मतलब रिजर्व में कम से कम पैसा निकालने के बाद भी कम से कम 15% ऑफ पेड अप बचना चाहिए। आवे क्लियर विद दिस? तो इससे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हैं, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आया? ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा कि 15% ऑफ पेड अप नहीं दे सकते, उतना बचना चाहिए, उसको माइनस करने के बाद जितना भी फ्री रिजर्व बचेगा आप दे सकते हो। और ये सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है? सेकेंड वाला फॉर्मूला बोल रहा है मैक्सिमम डिविडेंड इज इक्वल्स टू, सेकेंड वाला फॉर्मूला बोल रहा है मैक्सिमम डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है? पेड अप, सॉरी 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, और फर्स्ट वाला एवरेज रेट, मैक्सिमम एवरेज रेट 3%। क्या तीनों कंडीशन आपको समझ में आई? हाँ मैम समझ में आ गई। अगर तीनों कंडीशन समझ में आ गई तो मैं चौथी कंडीशन बता रही हूँ आपको। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन विल बी, फोर्थ कंडीशन विल बी कि अगर आपका करंट ईयर में लॉस है, मान के चलो ये आपका फ्री रिजर्व है, क्या आपका फ्री रिजर्व है? ये आपका फ्री रिजर्व है, ठीक है।
इसमें ना 50 करोड़ रुपए हैं आपके पास। कितने हैं आपके फ्री रिजर्व में? आपके फ्री रिजर्व में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन ना करंट ईयर में ना 5 करोड़ का लॉस हो गया। करंट ईयर में 5 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1 करोड़। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1 करोड़। तो अब उस केस में जो भी पैसा आप निकालोगे, मान के चलो ये तीनों कंडीशन आपने चेक कर ली, ये वाली कंडीशन भी चेक कर ली, ये वाली कंडीशन भी चेक कर ली, और ये वाली कंडीशन भी चेक कर ली। तीनों कंडीशन आपने चेक कर ली, और तीनों कंडीशन के हिसाब से आप मैक्सिमम फ्री रिजर्व से मान के चलो 30 करोड़ निकाल सकते हो डिविडेंड देने के लिए। मान के चलो मैक्सिमम आप 3 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़, बाकी तीनों कंडीशन के हिसाब से आया कि मैक्सिमम आप 30 करोड़ निकाल सकते हो डिविडेंड देने के लिए अकॉर्डिंग टू दीज 3 कंडीशन। ये तीनों कंडीशन अपन ने चेक की। अब जो भी पैसा आप निकालोगे ना, फ्री रिजर्व में 50 करोड़ पड़े हुए हैं, मान के चलो बाकी तीनों कंडीशन के हिसाब से आपने 30 करोड़ निकाल लिए फ्री रिजर्व से डिविडेंड देने के लिए। तो जो भी पैसा आप निकालोगे डिविडेंड देने के लिए, उस पैसे से पहले आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे। अगर प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन है, प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन है जो अभी तक आपने चार्ज नहीं किया है, मान के चलो 1 करोड़, तो वो भी आप सेट ऑफ करोगे, और उसके बाद जो बचेगा आप सिर्फ उसी को डिविडेंड दे सकते हो। मान के चलो करंट ईयर में लॉस हो गया, करंट ईयर में लॉस हो गया, और आप पुराने सालों से जनरल रिजर्व को निकाल रहे हो, जनरल रिजर्व का पैसा निकाल रहे हो डिविडेंड देने के लिए। तो वो जो पैसा आप निकालोगे जनरल रिजर्व का डिविडेंड देने के लिए, उससे पहले आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो, उसके बाद डिविडेंड दो। अच्छा थोड़ी लगता है कि करंट ईयर में लॉस बताए और आप डिविडेंड बांट रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर आप जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो डिविडेंड देने के लिए, तो उससे पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो, करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो, उसके बाद जो बचेगा उसको एज अ डिविडेंड दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान के चलो कि आपके 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 रिजर्व से आप 30 करोड़ निकाल रहे हो, तो जो आप 30 करोड़ निकालोगे उस पूरे को आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसमें पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो, डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो वो सेट ऑफ करो, 5 6 7 करोड़, यानी कि अब मैक्सिमम आप 23 करोड़ एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आया? जितना भी आप फ्री रिजर्व से निकालोगे उससे पहले आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करोगे, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, बिना उसको सेट ऑफ किए आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जो भी आप रिजर्व से पैसा निकालोगे, रिजर्व से, गुल्लक से, मैं रिजर्व को गुल्लक बोलती हूँ हिंदी में, मजा आता है मुझे, ठीक है, स्लैंग वर्ड आई हैव गिवन टू रिजर्व। मैं क्या बोलती हूँ, पिकी बैंक बोलती हूँ कि कंपनी का गुल्लक है। जैसे बचपन में अपन गुल्लक बनाते थे ना, गुल्लक मीन्स पिकी बैंक, बचपन में अपन पिगी बैंक बनाते थे ना, तो समझ लो ये कंपनी का पिगी बैंक है, ठीक है, फ्री रिजर्व। तो अगर आप कंपनी के फ्री रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो डिविडेंड देने के लिए, तो पहले आप करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करोगे, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, उसके बाद जो बचेगा आप उसी को एज अ डिविडेंड दे सकते हो। समझी गई? अच्छे से समझी गई गोपी बहू? अच्छे से समझ में आया? हाँ मैडम, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चौथी कंडीशन पढ़ो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, तुम्हारे पास बस आधी घंटा बचा है ना, ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है। जल्दी आ जाओ यहाँ पर, थर्ड वाली पॉइंट में आ जाओ। द अमाउंट सो विड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड। जो अमाउंट सो विड्रॉन मतलब जो आप फ्री रिजर्व से, समझ लो गुल्लक है आपका, पिगी बैंक है, आप फ्री रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो डिविडेंड बांटने के लिए। ऐसा इमेजिन करो, फ्री रिजर्व से आप पैसे निकाल रहे हो डिविडेंड बांटने के लिए। तो जो फ्री रिजर्व से पैसा आपने निकाला, अमाउंट सो विड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ लॉसेज इन दैट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि करंट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ करो, उसके बाद जो बचेगा ना वही आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो। पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम, समझ में आ गया। तो अमाउंट सो विड्रॉन shall be first utilized to set off the loss incurred in that financial year in which the dividend is declared. बोलो राधे राधे। समझ में आया? Everyone crystal clear? Yes, so these are your 4 conditions which you have to fulfill. ये मैंने इतना धीरे धीरे और इतना डिटेल में क्यों समझाया? क्योंकि important है,
इंपॉर्टेंट है। आवे क्लियर दिस, चारों कंडीशन एकदम अच्छे से पूरा मुंह जबानी याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। कल पूछूंगी मैं अच्छे से, आपको इसको रिवाइज करके आना है। मैं पूछूंगी कल, कल तो मैं पूछूंगी इस टॉपिक को। यस, ये चारों कंडीशन हो गई। अब मैम एक बार नीचे आ जाओ थोड़ा सा। अब देखो ना, गवर्नमेंट कंपनी बोलती है अपनी मुर्गी की तीन टांग। गवर्नमेंट कंपनी के लिए गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट कंपनी को बहुत सारे एग्जामेशन दिए हुए हैं पूरे कंपनीज एक्ट में। पूरे कंपनीज एक्ट में ना गवर्नमेंट कंपनी को अलग अलग जगह बहुत सारे एग्जामेशन दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जामेशन दिए हुए हैं। जिसमें से एक ये वाला एग्जामेशन है कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, यानी कि मान के चलो कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है, ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100% पेड अप शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है, पेड अप शेयर, 100% पेड अप शेयर या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो बोथ अगर होल्ड करके रखे हैं, मतलब पूरे शेयर होल्डर 100% शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही है। कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसके 100% शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही है, तो बेसिकली अगर ये कंपनी डिविडेंड देगी, डिविडेंड किसको देते हैं, अगर इसका आंसर गलत बताया ना बहुत मारूंगी। डिविडेंड किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, राइट, ओनर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स को। तो अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसका शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी किसको डिविडेंड देगी, गवर्नमेंट को ही देगी, राइट। तो इन लोग ने ना अपनी मुर्गी की तीन टांग अपना एक एग्जामेशन बना लिया। एमसीए ने ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन लाके एग्जामेशन दे दी कि भाई अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% पेड अप इज हेल्ड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो ना कितना भी डिविडेंड दे सकती है, रिजर्व से भी ये तीनों कंडीशन, ये चारों कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। क्या बोल दिया मैडम, अगर गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% पेड अप इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो आप कितना भी पूरा रिजर्व निकाल के भी अगर बांटना है डिविडेंड बांट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चारों कंडीशन उस गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होंगी जिसमें 100% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बट मैम अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग सिर्फ 60% है लेट्स से, और 40% पब्लिक होल्डिंग है, तो उसको ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। ये तीनों कंडीशन सिर्फ उस गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होंगी जिसमें 100% पेड अप इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द अबव कंडीशन शैल नॉट अप्लाई, द अबव कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू सच अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच 100% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली और बोथ। समझ में आया, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 100% शेयर्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, दोनों के पास है, तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई ही नहीं होंगी। गवर्नमेंट कंपनी ना, आधे से ज्यादा कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्प्ट है कि अच्छा ठीक है बाकी सारी कंपनी को कंप्लाई करना है पर गवर्नमेंट कंपनी को कंप्लाई नहीं करना है। क्यों, अपनी मुर्गी की तीन टांग। वैसे यहाँ 100% शेयर होल्डर गवर्नमेंट है तो अल्टीमेटली डिविडेंड गवर्नमेंट को ही मिलना है, तो इसलिए ये तीनों रिस्ट्रिक्शन अपन ने हटा दिया। आवे क्लियर विद दिस, यस। अब ना एक क्वेश्चन दिया है, खुद से ट्राई करोगे कि मैं बताऊं, खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या बोलते हो, खुद से ट्राई करोगे एक बार कि मैं बताऊं, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, पापा बोलो बोलो, मम्मी बोलो बोलो, खुद से ट्राई करोगे कि हम बताएं, यम है हम, मैम खुद से ट्राई करेंगे तो फिर मैं कल डिस्कस करूं इसको, होमवर्क दूं, लेकिन मैं कल डिस्कस तभी करूंगी अगर आप एक बार खुद से ट्राई करके आओगे, आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो एक काम करना, खुद से एक बार ट्राई करना, गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम वाहियात आंसर आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कुछ ना कुछ आंसर निकालो, मेरे को व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजना, ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर निकालो इसका। गलत हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बस सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप में मेरे को आंसर भेजो, अगर आप सॉल्व करके नहीं भेजोगे तो कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजोगे तो ही मैं इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करूंगी और आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, समझी गई। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ, वैसे भी डिविडेंड आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आज अपन ने थोड़ा लेट चालू किया ना। कोई बात नहीं, कल तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेंगे अपन, इनफैक्ट कल नया चैप्टर भी चालू कर देंगे। तो कल डिविडेंड एनीवे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, पर होमवर्क है आपको सॉल्व करना ही है, ट्राई तो करना ही है, गलत हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बोल रही थी, क्या बोल रही थी, हाँ, ये तो छोटी सी बात है मैम, देखो 11वीं का नॉलेज दे रही हूँ ना मैं आपको, क्लास 11 12th का नॉलेज रिपीट कर रही हूँ।
क्लास 11-12 अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, वैसे आप लोग कोरोना काल वाले हो शायद, 11-12 आपने हो सकता है कोरोना में निकाला होगा, तो क्लास 11-12 का आपका ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि जो रिजर्व्स होते हैं ना कंपनी के, वो दो दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्री रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। बेसिकली जो कैपिटल रिजर्व होता है ना, वो फ्री नहीं होता है। फ्री मतलब आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और देखो, जब कोई रिजर्व को अपन किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं ना, तो उसको अपन डिविडेंड देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड अपन लास्ट में देते हैं। डिविडेंड अपन लास्ट में देते हैं। सो फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसको अपन ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया है, उसको अपन किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपका कुछ कुछ रिजर्व होता है, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ कैपिटल रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने बनाया होगा ये सब रिजर्व क्लास 11-12 में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से समझ में आ रहा है, ये आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के केस में यूज कर सकते हो। यस, याद है कार्तिक को, वेरी नाइस। यस, एग्जाम्पल, 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 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन देने के लिए यूज कर सकते हो। तो माय डियर, आप डिविडेंड क्या ये सारे रिजर्व से दे सकते हो? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से पैसा निकाल के डिविडेंड दे सकते हो? आपको इतना मारा जाएगा ना, इतना मारा जाएगा, आपको बोलेगा कि आप वर्कर को कॉम्पेंसेशन देने के लिए रिजर्व बनाए हो, आप उस पैसे से डिविडेंड थोड़ी दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे वो मूवी देखे हो क्या? वो मूवी देखे हो, मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी देखे हो? सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। वो गाना है, मुझसे शादी करोगी टेढ़े टेढ़े टेढ़े, मुझसे शादी करोगी। देखोगे, देखे हो क्या ये मूवी? देखे हो मुझसे शादी करोगी? देखे हो क्या? नहीं देखे होगे, देखे होगे, देखे हो कि नहीं देखे हो? अंशिका नहीं देखी है, कार्तिक देखा है? कार्तिक भी नहीं देखा है यार, कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ उस मूवी में क्या होता है ना, सलमान खान ना अपने अलग अलग पर्पस के लिए ना अलग अलग पिगी बैंक बनाता है। तो वो एक पिगी बैंक बनाता है, मान के चलो रिजर्व बनाता है, एक पिगी बैंक बनाता है। उसमें वो पैसे रिजर्व करता है बहन की शादी के लिए। ठीक है, बहन की शादी के लिए। एक 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 रिजर्व बनाता है वो मॉम के लिए, कुछ मॉम के इलाज के लिए या समथिंग ऑपरेशन। तो वो ना अपने अलग अलग पर्पस के लिए ना अलग अलग रिजर्व बनाता है कि ये पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये पिगी बैंक, इसको मैं सिर्फ बहन की शादी के लिए यूज करूंगा। ये रिजर्व मैं बना रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ मॉम के ऑपरेशन के लिए यूज करूंगा। और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड बनती है प्रियंका चोपड़ा, और उसके लिए वो सारे पिगी बैंक अपने खाली कर देता है। वो रिजर्व जो उसने बहन की शादी के लिए बनाए हुए होते हैं भाई, वो वाला रिजर्व वो फूक देता है उसके ऊपर। तो बात ऐसी है, आप लोग ऐसा ना करें। तो बात ऐसी है माय डियर, कि अगर ये रिजर्व आप बहन की शादी के लिए बनाए हो, तो उस पैसे को आप सिर्फ बहन की शादी के लिए यूज कर सकते हो, और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और मान के चलो आपने एक जनरल पिगी बैंक बनाया है कि ये जनरली मैं पैसा सेव कर रहा हूँ, इसको मैं किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो फिर उस पैसे को, उस जनरल रिजर्व को आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। सेम, ठीक है। आप बात को समझो, जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व बनाते हो, एग्जाम्पल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो उस पैसे को आप सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन देने के लिए यूज कर सकते हो, डिविडेंड देने के लिए नहीं यूज कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड दे सकते हो। फ्री रिजर्व के अलावा और किसी रिजर्व से आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते। एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यस, अब यहां पर आ जाओ। यहां पर आपको क्या बोल रहा है? नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। समझ में आया? बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि आप फ्री रिजर्व के अलावा किसी और रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्री रिजर्व है ही नहीं, वो स्पेसिफिक रिजर्व है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप डिविडेंड सिर्फ फ्री रिजर्व से ही दे सकते हो। सो नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड और पेड फ्रॉम रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। समझी गई गोपी? वो हाँ मैडम समझी गई। अब यहाँ ना फ्री रिजर्व की डेफिनेशन दी हुई है, जो पूरे कंपनी लॉ की बुक में ना 5-6 जगह दी हुई है।
फ्री रिजर्व की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। ये ना फ्री रिजर्व की डेफिनेशन है, ये क्या है, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन है। जो क्या बोलता है, फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जिसको आप डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो होता है फ्री रिजर्व। सो फ्री रिजर्व मीन्स व्हाट, फ्री रिजर्व डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, जो ये बोलता है कि फ्री रिजर्व मीन्स सच अ रिजर्व व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड आप लास्ट में डिक्लेयर करते हो। बट इट शेल नॉट इंक्लूड, जो ये दो जो रिजर्व है इनको हम फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे। पहला अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। आपको बोल दिया अगर कोई अनरियलाइज गेन है, नोशनल गेन है, तो उसको अपन फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे, यानी कि आप अनरियलाइज गेन या नोशनल गेन से डिविडेंड नहीं दे सकते। दूसरा, एनी गेन फ्रॉम फ्री रिजर्व फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग आउट असेट एंड लाइबिलिटी, अगर आप असेट एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और उस रीवैल्यूएशन से आपका कोई प्रॉफिट बनता है, रिजर्व बनता है, तो उसको अपन फ्री रिजर्व नहीं मानते हैं। प्लीज 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 अंडरस्टैंड सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड कि what, please understand that revaluation reserve is not a free reserve, revaluation reserve is not a free reserve। अगर आप revaluation reserve बनाते हैं तो क्या उस revaluation reserve से आप dividend दे सकते हो? The answer is no। Why? Because revaluation reserve is not a free reserve। free reserve बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा और free reserve की डेफिनेशन 4-5 जगह दी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर प्लीज आप बात को समझो कि अगर कोई अनरियलाइज गेन है या नोशनल गेन है तो उसको आप फ्री रिजर्व नहीं मानोगे, और अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने बनाया है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप फ्री रिजर्व नहीं मानोगे। ये छोटी सी बात थी, इतनी सी बात है। अब ये ना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको ना एवरेज रेट निकालना है पिछले 3 साल का। याद है ये वाली कंडीशन मैंने बताई थी आपको? कौन सी कंडीशन बताई थी? ये वाली, ये जो 3 कंडीशन बताई थी ना, ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, कि अगर आपका करंट ईयर में लॉस हो गया या करंट ईयर में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हो गया, अब आप पिछले साल के रिजर्व्स जो आपने बनाए थे, जो आपने फ्री रिजर्व्स बनाए थे, आप अगर अपने फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो रेट ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और करंट ईयर कौन सा है? 2021। करंट ईयर कौन सा है? 2021। तो पिछले 3 साल कौन से हो जाएंगे? 19-20, 18-19 और 17-18। समझ में आया क्या? 17-18, 18-19, 19-20, ये प्रीवियस 3 ईयर है। करंट ईयर कौन सा है? 2021। करंट ईयर है 2021। अब आपको बोल रहा है कि मान के चलो करंट ईयर में लॉस हो गया, अब आपको रिजर्व से डिविडेंड देना है, तो मैक्सिमम किस रेट से आप दे सकते हो? और पिछले 3 साल का रेट दिया हुआ है, मुझे जल्दी से केस 1 का रेट बताओ, पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के बताओ, पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के बताओ। आप मैक्सिमम करंट ईयर में अगर लॉस है, अगर करंट ईयर में लॉस है, तो मैक्सिमम आप कितना डिविडेंड दे सकते हैं? यस, जल्दी से बताओ। यस, जल्दी से बताओ। पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के बताओ कि करंट ईयर में अगर लॉस है तो पिछले 3 साल का एवरेज कितना होगा और मैक्सिमम आप कितना किस रेट से डिविडेंड दे सकते हैं? तो नील मतलब 0%, तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालोगे तो 10 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5%। वेरी गुड। यस अंशिका, आपने आंसर क्यों नहीं दिया? यस, इसका एवरेज रेट हो जाएगा 5%, यानी कि 5% ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते। सेकंड केस में एवरेज निकाल के बताओ मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं? सेकंड केस में, सेकंड केस में एवरेज निकाल के बताओ, सेकंड केस में मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं देंगे, दे ही नहीं सकते हैं। नहीं, यहाँ आप लोगों ने गलती कर दी, यहाँ आप लोगों ने गलती कर दी। याद करो, मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको, याद करो वो गलियां, याद करो वो दिन। अरे दिन नहीं, आज ही पढ़े थे, ढोकलो, याद करो। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि अगर पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हम एवरेज निकालेंगे ही नहीं। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी वाला नहीं कार्तिक, गवर्नमेंट कंपनी वाला नहीं, ये वाला पॉइंट, ये वाला कि अगर
पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, तो हम ये चेक ही नहीं करेंगे, किसी भी रेट से दे सकते हैं, फिर कोई मैक्सिमम रेट अप्लाई नहीं होगा, किसी भी रेट से दे सकते हैं, बस बाकी तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी होगी, ये वाली कंडीशन कंप्लाई नहीं करनी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? यस यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? समझ याद है सीसी? यस। तो यहाँ पर देखो, अगर पिछले तीनों सालों में से एक भी साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, तो हम एवरेज निकालेंगे, लेकिन अगर पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, तो हम एवरेज नहीं निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर पिछले तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है 0%, 0%, 0%, तो हम मैक्सिमम किस रेट से डिविडेंड दे सकते हैं? एनी रेट, किसी भी रेट से दे सकते हैं। 0% आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, हम ये लिमिट चेक ही नहीं करेंगे, हम किसी भी रेट से, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं होगी, हम किसी रेट से, किसी भी रेट से डिविडेंड दे सकते हैं। समझ में आया? अब मुझे थर्ड वाले केस में बताओ, मैक्सिमम किस रेट से डिविडेंड दे सकते हैं, जल्दी बताओ। थर्ड वाले केस में बताओ, मैक्सिमम किस रेट से डिविडेंड दे सकते हैं? 4%, सबका आंसर है 4%। यस, लेट्स चेक। 0%, 12% और 0%। ठीक है, अब यहाँ पिछले 3 साल में से एक साल तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, तो हम एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 0 + 12 + 0 डिवाइड बाई 3, 4 3 = 12, यानी कि 4%। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। यस, 4%। आई होप अब आप लोग समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिया, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, दिमाग लगाओ, गलत होता है कोई बात नहीं, बट दिमाग लगाना। और जाने से पहले 10 मिनट है अपने पास, कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें मैं और आपको बता देती हूँ। इंटरिम डिविडेंड के बारे में कल पढ़ेंगे। यार आज बहुत कम पढ़ा अपन ने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ा देती हूँ, इजी इजी टॉपिक अभी पढ़ा देती हूँ, बाकी कल ले लेंगे। अब देखो, ये जो एफ और जी है ना, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। Declaration of dividend by set of previous year losses and previous year depreciation against the profit of the company। याद करो, मैंने आपको बताया था कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप रिजर्व से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजर्व से पैसा निकालोगे तो वो चारों कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया मैम? अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान से सुन लो, एक छोटी सी बात, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, कि मान के चलो, ध्यान से सुनिएगा, मान के चलो आप करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करने हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? आप ना करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट से। इस साल प्रॉफिट हो गया, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, पूरे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल। तो आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपनी बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट होता है तो बैलेंस इधर दिखता है, लेकिन अगर लॉस होता है ना, तो वो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इधर दिखता है। लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिखता है, कचरा आइटम। याद है क्या? याद है क्या? यस यस माय डियर, बात को समझो, बात को समझो, मेरी बात को समझो, कि मान के चलो करंट ईयर में तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन ना, मान के चलो करंट ईयर में तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन पुराने सालों में ना लॉस चला रहा है, पुराने सालों में लॉस चला रहा है, लॉस। बैलेंस शीट में लॉस का बैलेंस दिख रहा है, जो अभी तक अपन ने सेट ऑफ नहीं किया है। एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। बैलेंस शीट में ना पुराने सालों का लॉस चला आ रहा है, पिछले सालों में एक्यूमुलेटेड लॉस है, जो अभी तक आपने सेट ऑफ नहीं किया है। तो क्या उसको आप इग्नोर कर दोगे? एकदम इग्नोर कर दोगे? नहीं करोगे ना। पहले अगर आपका करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो आप पुराने सालों का जो एक्यूमुलेटेड लॉस चला रहा है उसको इग्नोर कर दोगे? पूरा 5 करोड़ डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं। करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है ना, तो पहले अपना लॉस सेट ऑफ करो पिछले सालों का। अगर करंट ईयर में 5 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो पहले पुराने सालों का जो लॉस चला रहा है ना, उसको सेट ऑफ करो। तो करंट ईयर में 5 करोड़ प्रॉफिट हो गया, तो उसमें पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस 2 करोड़ है, तो पहले उसको सेट ऑफ करो। 5 करोड़ माइनस 2 करोड़, अब जो बचेगा 3 करोड़, सिर्फ उसको आप डिविडेंड दे सकते हो। बात को समझो, कि अगर आपका करंट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है
और आप करंट ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको अगर पुराने सालों का प्रीवियस ईयर का कोई लॉस चला आ रहा है तो वो प्रीवियस ईयर का लॉस आपको पहले सेट ऑफ करना होगा, उसके बाद ही आप बचा कुचा पैसा डिविडेंड दे सकते हो। ऐसा आंख बंद करके आप ऐसे लॉसेस को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई इस साल तो प्रॉफिट हुआ ना, पूरा 5 करोड़ आप दे दो एज अ डिविडेंड। ऐसा थोड़ी होता है, पहले लॉस को तो सेट ऑफ करो ना, जो बचेगा वो दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, पहले का लॉसेस भी तो है, तो पहले लॉस को एडजस्ट करो। 5 करोड़ करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है, बट पुराने सालों का 2 करोड़ लॉस है, तो पहले लॉस को एडजस्ट करो, उसके बाद जो बचेगा वो दो। और अगर पुराने सालों का कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मान के चलो 1 करोड़ का पुराने सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और बैलेंस शीट में एज अ लॉस शो कर रहा है। अभी तक अपन ने उसको पीएनएल में बुक नहीं किया है, अभी तक अपन ने उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं किया है। आप लोग ने बनाया होगा 11th में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस। तो मान के चलो कि आपके बैलेंस शीट में ना, आपके बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड लॉस है। आपके बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो उस केस में जो पुराने सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉस है, आप पहले उसको सेट ऑफ करेंगे। आप पहले करंट ईयर के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसी को आप डिविडेंड दे सकते हैं। यस, छोटी सी बात है, यानी कि अगर आपका करंट ईयर का प्रॉफिट 5 करोड़ है, उसमें से आप पहले लॉस को सेट ऑफ करो, पुराने डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो, फिर जो बचेगा ना 2 करोड़, सिर्फ उसी को आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो। यहाँ पर वही वाली बात लिखी हुई है कि नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस द कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। प्रीवियस लॉसेस जो पुराने सालों का लॉस और डेप्रिसिएशन चला आ रहा है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब पुराने सालों में आपने उसको सेट ऑफ नहीं किया है, तो पहले आप उसको अभी सेट ऑफ करेंगे। सो नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड अनलेस द प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। पुराने लॉसेस और पुराने डेप्रिसिएशन को जब तक आप करंट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर देते, तब तक आप डिविडेंड नहीं दे सकते। समझ में आया? और डेप्रिसिएशन आप कैसे देंगे? डेप्रिसिएशन का रेट ना इनकम टैक्स एक्ट में अलग होता है, कंपनीज एक्ट में अलग होता है। तो कंपनीज एक्ट में ना डेप्रिसिएशन के अलग अलग असेट के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, और वो दिया हुआ है स्केड्यूल 2 में। कंपनीज एक्ट में ना अलग अलग लिस्ट बना दी है, उसको अपन स्केड्यूल बोलते हैं। स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, टोटल 7 स्केड्यूल है कंपनीज एक्ट में। तो सेकेंड स्केड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट्स की लिस्ट दी हुई है, सेकेंड स्केड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट्स की लिस्ट दी हुई है। आवे क्लियर विद दिस? हाँ मैडम, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मान के चलो आप करंट ईयर के प्रॉफिट से या पास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो, तो उस केस में प्रीवियस ईयर का जो भी लॉस है वो आपको सेट ऑफ करना होगा। आपको क्या क्या सेट ऑफ करना होगा? पहले प्रीवियस ईयर का लॉस, प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर का लॉस, प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी सब कुछ सेट ऑफ करना पड़ेगा। फिर जो बचेगा वो आप डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है, फिर जो बचेगा वो आप डिविडेंड दे सकते हो। और अगर आप जो पुराने सालों के प्रॉफिट जो आपने रिजर्व को ट्रांसफर कर दिए थे और आप रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना होगा, और अगर प्रीवियस ईयर का कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो भी सेट ऑफ करना होगा। तो बात को समझो, चाहे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो चाहे प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होना चाहिए। और अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो, तो अगर पहले का कोई लॉस है तो वो सेट ऑफ करो, और अगर करंट ईयर में लॉस है और आप पहले के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो, तो करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करो। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? बेसिकली चेक कर लेना, चाहे करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व, चाहे उससे आप डिविडेंड दे रहे हो, चेक कर लेना। जितने भी लॉसेज हैं वो सेट ऑफ होने चाहिए, जितना भी डेप्रिसिएशन है चाहे करंट ईयर का चाहे प्रीवियस ईयर का, वो सेट ऑफ होना चाहिए, और उसके बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हो। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बताओ ना, ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? यस, यस, जल्दी से बता दो ना, प्लीज बता दो ना। यस, यस,
जल्दी से बता दो प्लीज, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं? यस, समझ में आ गई। हाँ, तो 5 मिनट अपने पास बचा है, मैं एक छोटा सा और टॉपिक बता देती हूँ। इंटरिम डिविडेंड थोड़ा बड़ा है, तो इंटरिम डिविडेंड पेंडिंग करो, कल डिस्कस करेंगे इंटरिम डिविडेंड। और ये वाला पॉइंट, आई वाले पॉइंट में आ जाओ, आई वाला पॉइंट बताती हूँ। एच वाला पॉइंट कल बताऊंगी, जी वाला पॉइंट कल बताऊंगी, जी और एच कल डिस्कस करेंगे। आई वाले पॉइंट में आ जाओ, छोटू सा है, छोटू सा है। आई वाले पॉइंट में आ जाओ कि आप डिविडेंड किसको देंगे? ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यानी जिसका नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर किया है। हर कंपनी ना, जैसे ये कंपनी है मान के चलो, हर कंपनी ना एक रजिस्टर मेंटेन करती है अपने शेयर होल्डर का, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। तो हर कंपनी ना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का नाम लिखती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का नाम लिखती है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, कंपनी डिविडेंड किसको देती है? शेयर होल्डर्स को देती है। तो कंपनी डिविडेंड किसको देगी? अपने शेयर होल्डर्स को देगी डिविडेंड। तो कौन से शेयर होल्डर्स को देगी? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देगी, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड है। जैसे मान के चलो हर क्लास में, स्कूल में जब आप क्लासरूम जाते थे, तो क्लास टीचर के पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होती थी ना, जिसमें उस क्लासरूम के सारे बच्चों के नाम होते थे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। वैसे ही हर कंपनी ना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है, जिसमें अपने सारे शेयर होल्डर्स का नाम और एड्रेस, नाम, नंबर, शेयर सब रजिस्टर करती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। तो ना कंपनी ना किसको डिविडेंड देती है? अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। लेकिन कई बार क्या होता है ना, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोलता है मेरे को मत दो डिविडेंड, मेरी जगह इसको दे दो। यानी उसको बोलता है टू हिज ऑर्डर। टू हिज ऑर्डर मतलब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी को ऑर्डर दे रहा है कि मेरे को डिविडेंड मत दो, मेरे पलटा इसको दे दो। तो हम उसके ऑर्डर को भी डिविडेंड दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस। नॉर्मली डिविडेंड हमेशा किसको दिया जाता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, याद करो अपन ने ना मेंबर एंड शेयर होल्डर वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी ना डीमैट में शेयर्स होल्ड करती है ना, डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, अगर कंपनी डीमैट में शेयर्स होल्ड करती है यानी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होल्ड करती है, तो ना आपका, आप शेयर्स जब डीमैट में होल्ड करते हो ना, तो आपका रिकॉर्ड कंपनी नहीं मेंटेन करती है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करती है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी भारत में सिर्फ दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल सिर्फ दो डिपॉजिटरी हैं। जैसे बैंक होता है ना, बैंक, बैंक आपका इलेक्ट्रॉनिक पैसा मेंटेन करती है, राइट? उसी तरह आप जब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को कौन मैनेज करता है? डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, तो जब मान के चलो मैंने किसी कंपनी के डीमैट शेयर्स खरीदे, लिस्टेड कंपनी के, मान के चलो रिलायंस के, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, डीमैट फॉर्म में, तो मेरा नाम ना कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं एंटर करेगी, मेरा नाम एनएसडीएल एंटर करेगी, इशिका अग्रवाल, एज अ बेनिफिशियल ओनर, एज अ बेनिफिशियल ओनर। और कंपनी, पता है कंपनी अपने रिकॉर्ड में एनएसडीएल और सीडीएसएल का नाम मेंटेन करेगी एज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, एज अ रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो माय डियर, शेयर्स मैंने खरीदे हैं, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, मेरे को बेनिफिट मिलेगा शेयर्स का, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कौन है? एनएसडीएल सीडीएसएल। तो एनएसडीएल सीडीएसएल कौन हो गया? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अब पूरे लाखों लोग, जितने लोग पता है डीमैट में शेयर्स खरीदे हैं, सबका रिकॉर्ड कंपनी नहीं मेंटेन करती है, कंपनी बस डिपॉजिटरी का नाम डाल देती है, और फिर डिपॉजिटरी सारे बेनिफिशियल ओनर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कंपनी डिविडेंड किसको देगी? कंपनी डिविडेंड अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देती है, तो क्या कंपनी एनएसडीएल सीडीएसएल को डिविडेंड देगी? नहीं ना, एनएसडीएल सीडीएसएल तो सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर कौन है? मैं और मेरे जैसे बाकी लोग जो शेयर्स होल्ड करके रखे हैं डीमैट फॉर्म में। तो इसीलिए अब एनएसडीएल सीडीएसएल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गई, पर वो अगर कंपनी को ऑर्डर देगी कि मेरे को मत डिविडेंड दो, मेरी जगह इशिका अग्रवाल को दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो बेनिफिशियल ओनर है, तो अगर शेयर होल्डर ऑर्डर देते हैं कि मेरी जगह इसको दो,
तो कंपनी उसके ऑर्डर को भी डिविडेंड दे सकती है, तो उस केस में कंपनी डायरेक्ट डिविडेंड मुझे दे देगी, एनएसडीएल सीडीएसएल को नहीं देगी। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम डिविडेंड किसको दे सकते हैं, किसको हम डिविडेंड देंगे। तो एक छोटी सी लाइन है, ये कहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है कि नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय द कंपनी टू एनीवन एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। हम किसी और को नहीं देंगे, हम डिविडेंड सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे। सो नो डिविडेंड शैल बी पेड टू एनीवन एक्सेप्ट टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर। और टू हिज ऑर्डर मतलब अगर वो बोलेगा मेरी जगह किसी और को दो तो उसको भी दे सकते हैं। और टू हिज बैंकर, कई सारी शेयर होल्डर्स ना अपने बैंकर को अथॉरिटी दे देते हैं कि हमारी जगह आप रिसीव करो हमारा डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड किसको दे सकती है, या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को भी दे सकती है, या उसके ऑर्डर को भी दे सकती है, या उसके बैंकर को भी दे सकती है। एंड शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। यहाँ पर कैश मतलब फिजिकल रोकड़ा नहीं, ऐसा नहीं एक बैग उठा के ले जाके देंगे, नहीं, यहाँ पर कैश मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। मॉनेटरी मतलब काइंड में नहीं होना चाहिए, मतलब हमें पैसा ही मिलना चाहिए डिविडेंड के नाम पे। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि 100 रुपए का कोई आइटम दे दिया, कंपनी ने अपन को 100 रुपए के बिस्किट दे दिए और ये बोल रही है कि 100 रुपए का डिविडेंड दे दिया। भाई बिस्किट दिया तूने, अगर तू काइंड में दे रहा है ना, तू कोई और चीज दे रहा है ना पैसे के अलावा, तो उसको डिविडेंड नहीं बोलेंगे। डिविडेंड पैसे के ही मॉनेटरी में होना चाहिए। it should be money, so it cannot be payable except in cash। यहाँ कैश मतलब फिजिकल कैश नहीं कि नोट गिन गिन के देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ कैश मतलब कि पैसे के मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, नॉट इन एनी अदर फॉर्म, दैट्स इट। एंड यहाँ पर आपको बोल दिया एक और छोटी सी बात, यस ये वाली के वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ और एल वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात बोल दी गई आपको कि डिविडेंड जो है ना वो आप डिविडेंड जो है ना वो आप कैश में नहीं दे सकते, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही दे सकते हैं। यानी कि मेरे को अगर 100 रुपए कंपनी डिविडेंड दे रही है तो 100 का नोट दे सकती है क्या, नहीं, कैश में नहीं दे सकती। या तो चेक दे सकती है, मेरे को 100 रुपीज का चेक दे सकती है, या डिविडेंड वारंट दे सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकती है, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ भी। नॉर्मली ये बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही आता है और हमारे खाते में क्रेडिट हो जाता है। कई सारी कंपनीज डिविडेंड वारंट भी देती है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा देती है कि बैंक अकाउंट में हमारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्या कैश दे सकती है, नोट बांट सकती है 500 रुपए का नोट, नहीं। मोड ऑफ पेमेंट डिविडेंड कभी भी कंपनी कैश में नहीं दे सकती, सिर्फ चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। बैंकिंग चैनल, बैंक के थ्रू पैसा आना चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, कैश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंपनी बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड कर देगी भाई। इसीलिए डिविडेंड कैन नॉट बी पेबल इन कैश, इट कैन बी पेड बाई चेक और वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब जो पैसा आपको देना है वो आप चेक के द्वारा, वारंट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा दे सकते हो। एंड वन लास्ट पॉइंट, आपको याद है बोनस शेयर अपन ने पढ़ा था शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो बैकअप देख लेना प्लीज। बोनस शेयर मैं बता देती हूँ आपको, बोनस शेयर यानी फ्री के शेयर्स बांटना, बोनस शेयर यानी फ्री के शेयर्स बांटना। तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड की जगह बोनस शेयर दे सकती है, आंसर इज नो। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड ही देना होगा, और अगर बोनस शेयर डिक्लेयर किया है तो बोनस शेयर ही देना होगा। क्या कंपनी एक दूसरे के पलटे एक दूसरे को दे सकती है, डिविडेंड के पलटे बोनस शेयर दे सकती है, या बोनस शेयर के पलटे डिविडेंड दे सकती है, द आंसर इज नो, आंसर इज नो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अगर डिविडेंड डिक्लेयर की है तो डिविडेंड ही देना पड़ेगा, आप डिविडेंड की जगह बोनस शेयर नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माय डियर यू कैन नॉट से दैट द कंपनी, यू कैन नॉट से दैट कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और हम डिविडेंड की जगह हम आपको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, एक ही बात ना, आपका तो फायदा हो रहा है, हम आपको डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स दे रहे हैं। यस आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहां पर आपको बोल दिया है सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि इट डीम टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। यानी कि you cannot issue dividend, you cannot issue bonus shares in lieu of dividend। डिविडेंड के पलटे आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपको बोनस शेयर वैसे इशू करना करो लेकिन डिविडेंड की जगह पे नहीं कर सकते। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड ही देना होगा, उसके पलटे आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। आर वी क्लियर विद दिस। तो ये छोटी सी बात थी, ये वाला पॉइंट हो गया। जे वाला पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगी। ये क्या हो गया, जे वाला पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगी, राइट।
एंड ये वाला पॉइंट हो गया। यस, बाकी बाकी सारे पॉइंट हम लोग कल करेंगे। कल तो ये चैप्टर हो ही जाएगा। टुमारो दिस चैप्टर विल बी डन। नहीं, कैश में नहीं दे सकते कार्तिक, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होना चाहिए। इट शुड बी इधर बाय चेक और वारंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। आर वी क्लियर विद दिस? हमारा सेक्शन 123 ऑलमोस्ट हो गया है। सेक्शन 123 में ना बस पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में बचा है, स्केड्यूल बैंक अकाउंट और इंटरिम डिविडेंड। अभी तक हमारा एक सेक्शन भी नहीं हुआ है, पता है? सेक्शन 123 चल रहा है, सेक्शन 123 चल रहा है। आज का क्लास थोड़ा सा डिले हो गया, बट कल अपन 9 बजे शार्प चालू कर देंगे, क्योंकि कल अपन को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो कल अपन 9 बजे चालू कर देंगे, और कल अपन को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, डिविडेंड वाला चैप्टर। आर वी क्लियर विद दिस? और कोई डाउट है? एनी डाउट, और वी कैन सम अप आवर टुडे सेशन। एनी डाउट? एनी डाउट? जल्दी से बता दो। एनी डाउट? एनी डाउट समझ में आया? प्लीज रिवाइज करके आना, प्लीज रिवाइज करके आना। आज का लेक्चर जो अपन ने पढ़ा है, कल डिविडेंड कंप्लीट करेंगे। सेल्फ स्टडी करके भी हाथ के हाथ कंप्लीट कर लो। जैसे क्लास में चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर लो। और अगर कोई बैकअप आपका है तो डेली बैकअप वॉच करो, जल्दी से जल्दी। फेब से पहले पहले आपका बैकअप कंप्लीट हो जाना चाहिए। कार्तिक, आप लेट ज्वाइन किए हो, डेली आपको एक दो बैकअप देखने हैं। फेब मिड तक कोशिश करो, अगले 15-20 दिन में आप पूरा बैकअप कंप्लीट कर दो। पूरा बैकअप आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है। यस, यस। मॉड्यूल 1 दिसंबर में ही देना है, तो भी बैकअप जल्दी कंप्लीट कर लो ना। सेल्फ स्टडी तभी तो कर पाओगे। अगर अभी बैकअप छोड़ दोगे ना, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट, लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बैकअप देखने में लापरवाही कर दोगे, तब आप नहीं देखोगे। बैकअप क्लास देख के कंप्लीट कर लो, ताकि आप मल्टीपल सेल्फ स्टडीज कर पाओ, मल्टीपल सेल्फ रिविजन कर पाओ। क्लास मत छोड़ो। अब आपको एग्जाम जून में देना है चाहे दिसंबर में देना है, क्लासेस कंप्लीट करो पहले। ठीक है? तो बैकअप देख के कंप्लीट कर देना, अगर कुछ होगा तो, जितना जल्दी हो सके। राइट, राइट, राइट। वॉइस ओपन कर लो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। वॉइस, हाँ कर लो, बोलो बोलो। आज जो अपन ने पढ़ा उसको आप लोग रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। और SBI हम लोग 12 बजे स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो सी यू ऑल फॉर द SBI लेक्चर। यस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।